हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर एम.एच. खान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस खबर की सूचना उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करके दी, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ कुछ तस्वीरें साझा करी और इसको लेके सोशल मीडिया में काफ़ी दिन चर्चा भी हुई और बसपा के समर्थक जो थे वो चिंता भी जता रहे थे और कुछ लोग जो है वो ये भी कह रहे थे कि जिसको जाना होता है वो चला जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन इससे बसपा के प्रवक्ताओं को लेकर एक गंभीर चर्चा निकल के आती है कि बसपा के प्रवक्ता जो बसपा के साथ लंबे समय जुड़े हुए थे वो आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और बसपा प्रवक्ता क्यों नहीं बनाती, क्या प्रवक्ताओं की ज़रूरत नहीं है। इसको लेके अगले 7-8 मिनट बात कर लेते हैं और कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिस पे आपके महत्वपूर्ण कमेंट हमको चाहिए, वो मैं आपसे पूछूंगा आखिर में। आपको याद होगा बसपा के पहले भी प्रवक्ता थे, सबसे पहले सुधींद्र भदौरिया जी, जो लगातार बसपा का पक्ष रखते थे। बहुत सीनियर राजनेता प्रवक्ता के रूप में बसपा की बात रखते थे, सभी टीवी डिबेट्स में वो आते थे और बहुत ही उनका एक बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से, बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में अच्छी भाषा के प्रयोग करते हुए वो बहुत दमदार तरीके से बसपा की बात रखते थे। इसके अलावा डॉक्टर एम.एच. खान साहब तो थे ही, बहुत ही मजे हुए, तजुर्बेकार और एक उम्र दराज बसपा के वो नेता के रूप में, बसपा के प्रवक्ता के रूप में बात रखते थे। फिर धर्मवीर चौधरी साहब थे, अगर आपको याद हो, जाट समाज के नेता, गाजियाबाद के क्षेत्र से संबंध था उनका, वो बड़े दमदार तरीके से अपनी बात रखते थे और विरोधियों को चुप कराने का उनके पास एक ज़बरदस्त कौशल था। फैज़ान खान साहब, बसपा के युवा मुस्लिम चेहरा, बसपा की दमदारी से प्रवक्ता के रूप में टीवी चैनल डिबेट में शाम को बात रखते थे और एक दौर था जब प्रवक्ताओं की अनुमति मिली हुई थी तो बहन जी ने प्रवक्ता नियुक्त किए थे। कुछ समय के लिए सीमा कुशवाहा जो पार्टी में शामिल हुई थी, वर्तमान में अमूमन भाजपा में हैं, वो बसपा में आई थी और उन्होंने भी प्रवक्ता के रूप में टीवी पैनल डिबेट में वो शामिल हुई थी और कई डिबेट्स में उन्होंने बसपा की बात रखी। इसके अलावा मलूक नागर साहब, जो कि बसपा के सांसद थे बिजनौर से, वो भी टीवी पैनल डिबेट में लगातार आते थे और बसपा की बात रखते थे और उनका भी जो शैली थी, क्योंकि वो गुर्जर समाज से आते हैं और पश्चिम यूपी की उनकी जो बोली थी, वो अपने दमदार तरीके से विरोधियों को शांत कराने का दमखम रखते थे। ये कुछ प्रवक्ता थे जो बसपा के बने थे। इसके अलावा बसपा की बात रखने वाले बहुत सारे इंडिपेंडेंट विश्लेषक भी मौजूद हैं जो बसपा समर्थक के रूप में आते हैं या फिर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं। लंबे समय तक मैं भी एक बसपा समर्थक के रूप में वहां गया और मेरा उद्देश्य था कि जो वॉइड है, जो एक खाली जगह है, उसको भरा जाए और उन डिबेट्स में जहां यूपी की राजनीति की चर्चा होती है वहां बसपा की बात रखने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। वैसे ये काम बहुत ही क्षमता के साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जी ने संभाला हुआ है, जो कि मेरठ में बसपा के मेरठ में प्रोफेसर हैं और बसपा की बात कई सालों से, पिछले 6-7 से भी ज़्यादा सालों से, वो न केवल मंचों पे बल्कि सारी टीवी डिबेट में बसपा की बात रखते हैं। उनकी शैली बहुत प्रखर है, बड़े आक्रामक योद्धा के रूप में वो बसपा को डिफेंड करते हैं और बसपा की बात रखते हैं। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा जी भी मीडिया कॉन्क्लेव जो होते हैं, जो मीडिया के कार्यक्रम होते हैं, मंच लगाकर मीडिया डिबेट करता है, चुनाव के दौरान आपको आमतौर पे देखने को मिलते होंगे। उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी कई बार अपनी बात रख के आए हैं चुनाव के दौरान। कई टीवी चैनल के जो टॉप एंकर हैं उन्होंने भी उनके इंटरव्यूज वगैरह किए हैं। तो इस तरह से ये पूरा लेखा जोखा है बसपा के प्रवक्ताओं का, जो थे कभी टीवी मीडिया चैनल पे। पार्टी में इनमें से कुछ लोग आज भी होंगे, लेकिन करने को उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बसपा के पास वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। ये बात समझने की है, जिस जो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी कभी हुआ करती थी, जहां पे कैडर का बोलबाला था, जो उनका पार्टी कैडर जो था, जो संगठन था, उन लोगों के बूते पार्टी चला करती थी। आज स्थिति यह है कि बसपा ने अपने आप को एक्सपैंड नहीं किया, मॉडर्नाइज नहीं किया और ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेयर्स नहीं क्रिएट की। जो मैनेजमेंट के छात्र हैं वो समझ सकते होंगे, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ी है, जिन्होंने मैनेजमेंट पढ़ा है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, वो जानते हैं कि ये वर्टिकल लेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज बसपा वर्टिकल लेयरिंग करती है अपने संगठन में, तो आज कई दर्जन प्रकोष्ठ हो सकते थे और ऐसे प्रकोष्ठों में ही हजारों की संख्या में नेता जो हैं वो समावेशित हो जाते हैं। सबको सम्मानजनक अच्छे पद मिलते हैं, सब जो है जुड़े रहते हैं और ऐसे में हर किसी का मनोबल जो है वो बहुत ही हाई रहता है और पार्टी के सक्रिय सिपाही के रूप में वो आए दिन रात दिन सुबह शाम विरोधियों से लोहा लेते हैं, अपनी बात कहते हैं। बहरहाल दिक्कत ये आई है कि बसपा की बात रखने वाला कोई नहीं है। टीवी मीडिया डिबेट जो होती है वो एक तरफा हो जाती हैं। जो लोग
अनाधिकारिक रूप से बसपा के समर्थक के रूप में अपनी बात रखते हैं, उनकी सीमाएं होती हैं। मैं भी जब गया तो बहुत जल्दी मैं इस बात को समझ गया कि पार्टी की बैकिंग, पार्टी का सपोर्ट और एक आधिकारिक प्रवक्ता ना होने की वजह से आपकी क्षमता बहुत कम होती है एक इंडिविजुअल के रूप में। जब आप एक राजनीतिक पार्टी को आधिकारिक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है बनिस्बत कि आप एक इंडिविजुअल के रूप में वहां जाएं। और इसलिए मैंने वो काम बंद किया, क्योंकि वो मेरा प्राथमिक काम था भी नहीं। मैं चाहूं तो अब भी रोज टीवी डिबेट में शामिल हो सकता हूं, और कई चैनल ने तो मुझे गैर बहुजन या गैर दलित मुद्दों पर भी लगातार डिबेट में शामिल करना शुरू कर दिया था। और मैं कभी बंगाल चुनाव, तो कभी सोनभद्र मामला, कभी जो भी इश्यूज होते हैं जिसमें एक दलित पर्सपेक्टिव भी चाहिए होता है, या एक विश्लेषक के रूप में भी मुझे वहाँ शामिल किया। कई बार तो मैं कई अन्य राज्यों के चुनाव के पैनल डिबेट में बैठा, जो कि मुझे लगा कि शायद ये मेरा काम है भी नहीं, और मैं कोई चेहरा चमकाने या वाहवाही के लिए तो टीवी डिबेट में गया नहीं था। और मैं अगर टीवी डिबेट में गया था तो प्योरली अपनी क्षमता के आधार पर गया था। कोई गॉडफादर, कोई कॉन्टैक्ट या किसी से कहलवाना, फ़ोन करवाना, ऐसा कोई काम नहीं था। हमें काम करना आता है, और टीवी डिबेट में हमें न्योता कैसे मिले ये हमने खुद ही सुनिश्चित किया था। बहरहाल बाकी पार्टियों के पास एक बड़ी फेहरिस्त है प्रवक्ताओं की, इससे उनको फ़ायदा होता है। आपको शायद आपको शायद ये अचरज हो जान के कि समाजवादी पार्टी के पास 75 की संख्या में आधिकारिक प्रवक्ता हैं जिनकी सूचना उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखी है। मैं रिसर्च करते हुए गूगल सर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि 75 प्रवक्ताओं की सूची तो उन्होंने फ़ोन नंबर के साथ अपनी वेबसाइट पर ही दे रखी है। ऐसे में फ़ायदा ये होता है कि 10-12 जो सीनियर लोग हैं वो टीवी डिबेट संभाल लेते हैं, अन्य लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के लिए आज़ाद होते हैं, और आपकी जो बात है वो सैकड़ों जगह से निकल के जाती है। और राजनीति के अंदर जो होता है वो कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं होता। राजनीति के अंदर आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी ही पड़ती है कि आपके हजारों, सैकड़ों, जितना ज़्यादा हो सके आपकी बात करने वाले लोग हों और आपके वेल ट्रेन प्रवक्ता हों। कुछ पार्टियां जो हैं वो सोसाइटी में से ही, समाज में से टैलेंट को आइडेंटिफाई करके भांप के उठा लेती हैं। मसलन मैं भी टीवी डिबेट में गया था तो बसपा चाहती तो मुझको भी आगे कर सकती थी कि इनको बुलाया जाए, ट्रेन किया जाए, और ये समाज से भी हैं, पार्टी के समर्थक के रूप में नज़र भी आते हैं, और जब पार्टी की बात रखते हैं तो पार्टी की बात दमदाई से रखते हैं। और जब जब मैंने अपनी बात रखी, न्यूज़ 18 हो, NDTV हो, न्यूज़ X हो, जो भी चैनल है इन सब पे मैं लगातार गया, जी न्यूज़ पे लगातार गया, तो वहाँ से पार्टी ऐसे ही टैलेंट को उठाती है। लेकिन बसपा ये सब काम करती नहीं है, और उसका खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ रहा है। अभी भी जो राजनीति है वो बेहद निष्क्रिय है, उसमें कैडर बेस्ड या ज़मीन पे क्या चल रहा है उसका पता किसी को नहीं चल पाया, क्योंकि बसपा के पास आज भी कोई सोशल मीडिया की व्यापक प्रणाली है नहीं। आप अगर देखें समाजवादी पार्टी के पास तो अनुराग भदौरिया, राजकुमार भाटी, जूही सिंह जैसे सीनियर लोग हैं। राजकुमार भाटी तो एक ज़बरदस्त एसेट है पार्टी के लिए, जो इतने ज़्यादा वेल रेड हैं, रिसर्च करके आते हैं, और ग्रामीण पृष्ठभूमि से उनका संबंध है, लेकिन वो अपनी बात बहुत दमदारी और समझ के साथ रखते हैं। तो ऐसे प्रवक्ता जो हैं पार्टी के लिए बहुत बड़े एसेट बनते हैं। मनोज काका के रूप में युवा चेहरे आते हैं, घनश्याम तिवारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब्दुल हफीज़ गांधी हैं। तो ये एक लंबी फहरिस्त सपा के पास है। आरजेडी को देखिए, आरजेडी को पता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं, जो जेएनयू के सीनियर छात्र होते हैं, उनके पास जो है एक विश्लेषण की तार्किक क्षमता होती है, वो अध्ययन करते हैं। उन्होंने कंचना यादव जैसे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो सीनियर PhD होल्डर्स हैं, और प्रियंका भारती, इन लोगों को अपने मुख्य प्रवक्ता के रूप में टीवी डिबेट में भेजा। इन क्रांतिकारी महिलाओं ने हमेशा लोहा लिया अपनी पार्टी का, और ये अपनी पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त एसेट के रूप में लगातार टीवी डिबेट में विरोधियों से लड़ती हुई नजर आती हैं। तो पार्टियां JNU या BHU या अन्य विश्वविद्यालयों को टैप करती हैं और वहाँ देखती हैं कि हमारी विचारधारा से मेल खाते हुए कौन छात्र मौजूद हैं जिनका अध्ययन जो है वो गहरा है, जिनको विचारधारा की समझ है, और जो पार्टी के लिए एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तैयार करती हैं, पार्टी से निकालती हैं। लेकिन बसपा प्रवक्ताओं के पूरे कंसेप्ट से ही मुंह मोड़ के बैठी है, और कोई उसमें बदलाव या डायनामिज्म की कोई इस टाइम पे कोई संभावना पैदा नहीं हो रही। चुनाव सामने है, और जो करने वाले काम है वो बसपा कर नहीं रही है, सच्चाई तो यही है। और 2 हफ्ते में एक कोई प्रेस नोट आ जाता है या कोई राज्यों की मीटिंग का प्रेस नोट, उससे राजनीति चलती नहीं है। राजनीति रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो की राजनीति है। इट्स अ वेरी हाइपर डायनामिक वोलेटाइल
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसमें शाम के टाइम रोज बही खाता बनता है और हिसाब लगाया जाता है कौन सी पार्टी ने आज लोहा लिया, कौन सी पार्टी +1 रही, कौन सी पार्टी पिछड़ गई, और कल सुबह की तैयारी फिर से होती है। रोज के मुद्दे हैं, रोज के डिबेट है, रोज टीवी मीडिया में छाना है और सत्ता पक्ष को घेरना है, अपने विरोधियों के ऊपर राजनीतिक हमले करने हैं। इसके लिए बड़ा थिंक टैंक काम करता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। कांग्रेस के पास भी अपने मंझे हुए पत्रकार, अपने जो प्रवक्ता हैं उसमें से कुछ पत्रकार भी हैं, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो अगर किसी विचारधारा से संबंध रखते हैं तो वो एक अच्छे प्रवक्ता बनते हैं। ये कई पार्टियों में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो पत्रकारिता से प्रवक्ता की तरफ चले गए या पॉलिटिक्स में चले गए। बहरहाल बीएसपी ने अपना इकोसिस्टम नहीं क्रिएट किया है और उसका खामियाजा बसपा को लगातार हुआ है। अब भी बदलाव नहीं कर रहे और अगर आप वही काम करेंगे जो आपने पहले किए थे तो वही परिणाम आएगा जो पहले आया था। इसके लिए चेत जाइए। हाँ, बसपा के कुछ चापलूस टाइप के लोग या अंधभक्त हो सकते हैं जिन्हें सही गलत से कोई मतलब नहीं, पार्टी के परिणाम से कोई मतलब नहीं। उनको तो बस ये है कि हाँ जो हो रहा है सही हो रहा होगा और ये सब प्रवक्ता हैं निष्कासित हो गए तो ये कुछ गलत ही कर रहे होंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जिनको वास्तविक समस्याओं के ऊपर चर्चा करने का कोई समय नहीं है। और ऐसे ही लोगों ने पार्टी का भट्टा भी बिठा दिया है, क्योंकि जो करने वाले काम हैं अगर वो हो जाएं तो पार्टी निश्चित ही 2027 के अंदर ज़बरदस्त परिणाम लेके आ सकती है। लेकिन अपने फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिक्स, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो तो आपको करने पड़ेंगे। कौन सी ऐसी मेन स्ट्रीम की बड़ी पार्टी आपको है या छोटी पार्टी मान लीजिए जिसके पास प्रवक्ता ना हो? और प्रवक्ता क्यों ना हो और प्रवक्ता होना क्या हानिकारक होता है? ये सब सवाल हैं, इसका आप जवाब दीजिए कमेंट करके कि क्या बसपा को प्रवक्ता नहीं बनाने चाहिए थे? बना लेती तो क्या नुकसान होता? क्या प्रवक्ता वेल ट्रेंड नहीं हो सकते? क्या वो अपनी बात जो है अपने मन से कह के आते हैं? क्या कोई डर है इसके पीछे? क्या बसपा नेता नहीं बनाना चाहती लोगों को क्योंकि बसपा को ये डर है कि ये नेता दूसरी पार्टी में चले? वो तो हर पार्टी में होता है। आपको हमेशा रिस्क लेना पड़ेगा। नो पेन नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कोई पॉलिटिक्स में फायदा भी नहीं होने वाला। तो कैलकुलेटेड रिस्क तो पार्टियों को लेना ही पड़ता है, हर पार्टियां लेती हैं। ये मेरे सवाल हैं। और अगर प्रवक्ता बनाना बहुत नुकसानदेह है तो बाकी पार्टियां सैकड़ों की संख्या में प्रवक्ता क्यों बना रही हैं? तो ये सारा का सारा जो चर्चा है इसका जो मूल है वो डॉक्टर एमएच खान का समाजवादी पार्टी में शामिल होना था। डॉक्टर एमएच खान साहब से शायद मेरी एक आध बार मुलाकात किसी रैली वगैरह में हुई है। बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहते हैं वेरी नाइस पर्सनैलिटी ही वॉज। और अगर कभी मुलाकात होती है या फ़ोन के ज़रिए अब पूछेंगे भी कि ऐसा क्या हुआ कि आप समाजवादी पार्टी में चले गए, क्या कारण रहा। और कुछ लोग कहते हैं कि जो जाता है वो अकेला जाता है, कोई वोट नहीं लेके जाता। ऐसे करते करते ही वोट जो है 6% पे आ गया उपचुनावों में, 9% पे आ गया पिछले चुनावों में। अब वोट कंसोलिडेशन का समय है, वोट बढ़ाने का समय है, सीटें लाने का समय है। नहीं तो आने वाले समय में बसपा के पास चुनौतियां विकट हैं, समस्या रियल और विकराल है। जिसको समझ में आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रही है वो उसके हिसाब से तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 300 पार हो रहा है। वो तो रोज सरकार बना रहे हैं, हर राज्य में सरकार बना रहे हैं। उनको राजनीति की पेचीदगियों से, एक्चुअल प्रॉब्लम से, उनके सॉल्यूशन से कोई वास्ता नहीं है। और ऐसे लोग जो हैं फिलहाल के तौर पे वो फायदा नहीं नुकसान कर रहे हैं पार्टी का। आप देख रहे थे डियर हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करिए जो सवाल आपसे मैंने पूछे हैं। और एक खबर यह भी है कि उपकार बावरा नाम के मुजफ्फरनगर के बसपा के एक युवा नेता थे जिनको आकाश आनंद ने पार्टी दिल्ली में ज्वाइन कराई थी, उनको निष्कासित कर दिया गया। इस पर अलग से चर्चा करेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।